नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ बजट सत्र की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। पीएम मोदी ने हंगामा करने वाले सांसदों को दी नसीहत। विपक्ष पर बोला हमला। भ्रष्टाचार में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री, ईडी की गिरफ्त में हेमंत सोरेन। पूछताछ को लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक हलचल तेज। हेमंत सोरेन ने ईडी अफसरों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई FIR। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। शराब घोटाले में ईडी ने भेजा 5वां समन। 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। ज्ञानवापी मामले में अब तक का सबसे बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष को कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दी। 7 दिन में व्यवस्था ठीक कराने का आदेश। 31 साल बाद फिर से शुरू होगी पूजा अर्चना। पाला बदलने के बाद इंडिया अलायंस पर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव पर भी बरसे। राहुल गांधी को भी सुनाई खरी खरी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले आज राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। हमारी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को लगातार जारी रखा है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राम मंदिर, आर्टिकल 370, 3 तलाक और भारतीय न्याय संहिता का भी जिक्र किया। राम मंदिर का जिक्र होते ही पूरा सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। साथ ही पीएम मोदी ने आज संसद में शोर मचाने वाले सांसदों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि बीते 10 साल में जिसको जो रास्ता सूझा उस तरह से संसद में सबने अपना अपना काम किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनका हुड़दंग करने का स्वभाव है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों को चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी सांसद आत्मनिरीक्षण करेंगे कि उन्होंने 10 साल में क्या क्या किया। ये बजट सत्र पश्चाताप और कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का अवसर है। मैं सांसदों से कहूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम प्रदर्शन कीजिए। राष्ट्रपति का संबोधन क्या कुछ रहा खास, और पीएम मोदी ने जो विपक्ष को नसीहत दी है, मानेंगे विपक्ष? देखिए, आज तो शुरुआत से ही ऐसा लगा मानो कोई दूसरे किस्म का भारत जो है तैयार हो गया। राष्ट्रपति जिस तरीके से वो सदन के अंदर प्रवेश करती है, जैसे संगोल हाथ से चला जा रहा है धर्मदंड के साथ, और राष्ट्रपति जी का भाषण 20 से 22 बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने गिना दी। लेकिन आपने सही कहा, सबसे ज्यादा शोर राम जी की चर्चा होते ही शुरू हो गई। लेकिन अभी तो बजट सेशन है, ये इंटरिम बजट इसमें डाला जाएगा। सरकार जब बनेगी चुनाव के बाद, तब प्रॉपर बजट पेश किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सही कटाक्ष किया और सही बात भी बताई कि जो सांसद हल्ला हंगामा करते हैं, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया था, सबका सस्पेंशन आज रिवोक हुआ, उन लोगों को अनुमति मिल गई आने की। लेकिन एक राहुल गांधी हैं जो आज इतने इंपॉर्टेंट दिन था, उनको संसद के अंदर होना चाहिए, तो वो वहाँ धक्कम धुक्की कर रहे हैं। बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे आज मालदा में है। प्रधानमंत्री ने सही बात कही कि आप जो हंगामा करते हो उसे कोई याद नहीं रखेगा। आप सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आपको कटाक्ष करना है, अच्छा भाषण दीजिए, दलील लेकर के आइए, साक्ष्य लेकर के आइए, अच्छे सवाल पूछिए, तर्क दीजिए, लोग आपको याद रखेंगे। और ये नसीहत उन्होंने विपक्ष को इसलिए दी है क्योंकि अभी भी ऐसा मूड लग रहा है कि इस सेशन के अंदर भी विपक्ष सिर्फ निगेटिव
पॉलिटिक्स ही करने वाला है। बिल्कुल। अब बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो ईडी की गिरफ्त में बुरे फंस गए हैं। झारखंड की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। जमीन घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज ईडी से आखिरकार सामना हो ही गया। दोपहर को ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए सीएम हाउस पहुंचे और सुबह से ही रांची में हलचल तेज है। जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रात 10 बजे तक रांची में धारा 144 लागू है। तो वहीं इसी बीच खबर यह भी सामने आई कि हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। हेमंत सोरेन ने कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल और अन्य ईडी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि इन अधिकारियों ने 30 जनवरी को दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इसके जरिए मुझे और मेरे पूरे समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या कुछ होगा हेमंत सोरेन का? देखिए किस तरह की राजनीति है, किस तरह के लोग हैं ये सब। आपका ये जो FIR दर्ज करना, वो भी SC/ST एक्ट के तहत, ये सरकारी अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। भाई आपको चिंता इस बात को लेकर के आपका 35 लाख रुपया कैश पकड़ा गया, आपके घर घुस गई ईडी। भाई घुसेगी, किसके यहाँ छापेमारी नहीं होती है? आपके एक दोस्त के यहाँ छापेमारी हुई थी, नोटों का पहाड़ भी निकला, साथ में रिवॉल्वर भी निकल गया था। तो एंटीसीडेंट तो ये बता रहा है भाई छापेमारी करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और आपने एक पॉलिटिशियन नहीं, एक मुख्यमंत्री नहीं, भाई एक जो वकीलों के द्वारा नियंत्रित हो रहा एक क्रिमिनल, उस तरीके से आप अधिकारियों को उनके काम के लिए आपने SC/ST एक्ट लगा दिया। क्या होगा इससे? कोई फर्क पड़ने वाला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसकी टाइमिंग ये जरूर बता रहा है कि हेमंत सोरेन के घर ईडी पहुंच गई, 2-3 घंटा बीत गया, फिर आपने ये खबर सामने आई कि SC/ST एक्ट के तहत अधिकारियों के खिलाफ आपने FIR दर्ज करा दी है। मतलब ये कि पूछताछ में सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे आप। आपको लग गया है कि पूरी तरीके से मैं फंस गया हूं। तो ईडी अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए, भाई ईडी एक संगठन है, ये 5 हटेंगे 15 आ जाएंगे, कितने को खिलाफ आप करेंगे? तो कोई गलत लीगल एडवाइस दे रहा है मुख्यमंत्री जी को, उनको सीधे सीधे इन सवालों का जवाब देना चाहिए। 10-10 बार आप समन का जो है निरादर कर रहे हो, और जब आपसे पूछताछ होती है 40-40 घंटे गायब हो जाते हो। ये तो साइंस अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक विपत्ति एक अलग आपके सर पे मंडरा रही है। तो झारखंड में आज रात तक इनकी गिरफ्तारी की खबर आ जाएगी, ये इनके FIR से भी कंफर्म हो रहा है। जी, तो एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री ईडी की गिरफ्त में है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने बड़ा झटका दे दिया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आज 5वां समन भेजा है। केजरीवाल को 2 फरवरी को ईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। ऐसे में केजरीवाल के पास इस बात पर विचार के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन का टाइम बचा है कि वो इस बार जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे या नहीं, क्योंकि अब तक केजरीवाल ईडी के समन को दरकिनार करते आए हैं। 5वां समन मिल गया है, आज ये पेशी में जाएंगे या नहीं? नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, ये धरना प्रदर्शन करेंगे बीजेपी दफ्तर के बाहर। मैं बार बार कहता हूं, ये जीता ही है मीडिया अटेंशन के लिए। खबर छपनी चाहिए, इसको वो चाहिए वापस, वो तस्वीर कि कोई 2 आदमी उसके दोनों पैर को खींच रहा हो, 2 आदमी उसके हाथ को पकड़े हुए हो, ये बीच में झूल रहा हो पेंडुलम की तरह, और वो फोटो अखबार में छपे, टेलीविजन पे वीडियो चले। ये बीजेपी दफ्तर के बाहर उस दिन तमाशा करेगा। इसलिए दिल्ली पुलिस को जो है तैयार रहना चाहिए। आपको बुलाया गया है ईडी के दफ्तर, जा रहे हो बीजेपी के दफ्तर, किस बात के लिए? वो इसलिए नहीं जा रहा है कि वो चाहता भी यही है कि उसको ईडी गिरफ्तार करे, उसके घर से उठा के लेके जाए, धरना प्रदर्शन करते हुए उठा के लेके जाए। और मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है इसको बताते हुए भी कि सब काम में वो पंजाब के भी मुख्यमंत्री को भी बुला लेगा। आप ये देखिए कि किस तरह का की राजनीति ये आदमी कर रहा है।
जबकि ये आया था भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। जी, अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत की। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से रखे गए पुजारी ही यहाँ पे पूजा करेंगे। ये तहखाना मस्जिद के भीतर है। यहाँ पर साल 1993 तक पूजा होती रही है और अब जाकर 30 साल के बाद हिंदुओं को इंसाफ मिला है। लंबा इंतजार तो खत्म हो रहा है, पर जो वाराणसी जिला कोर्ट से फैसला आया है उसके बाद क्या मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख? ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये लोग जाएंगे हाई कोर्ट। जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल रिकोर्स जो भी है, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन फिलहाल फैसला यही है कि 7 दिनों के अंदर वहां पे हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत हुई है। अब जो लोग काशी विश्वनाथ में दर्शन करने जा रहे हैं वो व्यास गुफा में जाकर के भी वो पूजा पाठ कर सकते हैं और इसकी सारी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करनी है 7 दिनों के अंदर। ये ठीक वैसा ही है कि जब कोर्ट से ताला खुलने का, कौन, प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में जो ताला खुलने की जो प्रक्रिया हुई थी वो कोर्ट के आदेश से जो हुआ था वही शुरुआत हुई है। और वजूखाना जहां शिवलिंग मिला है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप समझिए कि ये विवाद भी कानून के जरिए सॉल्व होता नजर आ रहा है। हिंदुओं का एक विशाल, वहां पे भोलेनाथ का एक विशाल मंदिर था जिसे तोड़ के औरंगजेब ने वहां पे मस्जिद बनाई थी। ये समय आ गया है कि औरंगजेब के इस कुकृत्य को बाकायदा रेक्टिफाई किया जाए। तो आज बहुत बड़ा दिन है। जो पक्षकार, हिंदू पक्षकार जो लड़ रहे थे और जो वकील, उनके डेडिकेशन को भी सलाम, और सारी चीजें वो हिंदुओं के पक्ष में जा रही है। वो बस इसलिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोर्ट के अंदर साबित करने के लिए न कोई साक्ष्य है, सबूत है, न कोई दलील है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के तेवर भी जबरदस्त तरीके से बदल गए हैं। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने आरजेडी से लेकर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे हैं। तेजस्वी यादव के 17 साल बनाम 17 महीने वाले बयान पर उन्होंने 2005 जंगल राज की याद दिलाई, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नाम को ही गलत बता दिया। इसके साथ ही नीतीश ने कहा कि अब हमेशा एनडीए में ही रहूंगा। पाला बदलते ही बड़े तेवर मोड में नजर आ रहे हैं नीतीश। देखिए, सारी चीजों पे तो मैं भरोसा कर लूं, लेकिन नीतीश कुमार जब ये कहते कि अब मैं जीवन भर एनडीए में रहूंगा, इस पे विश्वास नहीं होता। ये कोई विश्वास करे तो वो बेवकूफी होगी उसकी। राजनीति है, खैर बहुत सारी बातें कह गए, अटैक पे अटैक। राहुल गांधी वो बिहार से निकलते निकलते एक शगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का दबाव था। अरे भाई, उस समय तो ये सारी चीजें तो उस समय से शुरू हुई है जब नीतीश कुमार ऑलरेडी एनडीए गठबंधन के जरिए बिहार में शासन कर रहे थे। ये जाति जनगणना ये अभी राहुल गांधी के दिमाग में आया है, उसका कोई असर तो हो नहीं रहा। लेकिन खैर, आपने अटैक करने के लिए कि भाई दबाव में आ गए तो ये आ गए तो वो आ गए, ये तमाम चीजें आपने कह दी। लेकिन सटीक निशाना जो नीतीश कुमार ने लिया कि नाम ही गलत है, जो इंडिया गठबंधन को लेकर के नाम के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया है। और वैसे भी अब ये जो तथाकथित विपक्षियों का जो गठबंधन है उसे अब वापस यूपीए ही पुकारना चाहिए, क्योंकि जो तमाम लोग, जो नए लोग जो इसमें जुड़ रहे थे, नई पार्टियां जो जुड़ रही थी, जिससे यूपीए बड़ा होकर के वो इंडिया बना था, अब तो वापस सारे लोग चले गए, बच गया यूपीए। तो इसका नाम तो टेक्निकली यूपीए ही होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।